Hello everybody, welcome to Civil Step. So we are discussing the lecture series of previous year questions in which we are discussing the subject of modern Indian history. And today we are going to start the topic Struggle for Swaraj, in which we discuss the events from 1919 to 1939. तो पार्ट वन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें वी डिस्कस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू सैमन कमीशन और उसके आगे के इवेंट्स वी विल डिस्कस टुडे इन पार्ट सेकेंड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि साइमन कमीशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि 1927 में इंडिया में आई थी और उसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी. तो साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में सारे इंडियंस और नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपोज किया था और फिर मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में एक नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर की गई, क्योंकि जो लॉर्ड बर्कन हेड थे उन्होंने चैलेंज दिया था कि जितनी भी पार्टीज हैं इंडिया की वो साथ में यूनाइट होकर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर सकती हैं. सो टू फेस दिस चैलेंज और टू आंसर दिस चैलेंज मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई जिसमें सारी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी 1928 में और इसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया. तो इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री बाय द इंडियंस और इस कमेटी में इंक्लूडेड थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, एम.एस. अने, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी एंड जी.आर. प्रधान. ये सब इस कमेटी के मेंबर्स थे. तो इस रिपोर्ट जो आई थी नेहरू रिपोर्ट, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे. फर्स्ट वाज कि डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाए इंडिया को ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय इंडियंस. दूसरा जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल था जो कि सबसे पहले मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया गया था एक्ट ऑफ 1909 में और बाद के एक्ट्स में उसे सिक्स और डिप्रेस क्लासेस एंड विमेन एंड एंग्लो इंडियंस इन सबको भी एक्सटेंड कर दिया गया था. तो उस प्रिंसिपल को रिजेक्ट करने की बात की गई और उसकी जगह जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई जिसमें मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व होगी सेंटर में भी और प्रोविंसेस में जहाँ जहाँ मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है. यानी सारी प्रोविंसेस में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई, सिर्फ उन प्रोविंसेस में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलेगा जहाँ पर उनकी माइनॉरिटी है. लैंग्वेज के बेसिस पर प्रोविंसेस बनाने की बात की गई. तो अभी तक जो भी ब्रिटिशर्स प्रोविंसेस को डिवाइड कर रहे थे दैट वाज बेस्ड ऑन द कम्युनल प्रिंसिपल, यानी कम्युनल बेसिस पे प्रोविंसेस को डिवाइड किया जा रहा था. लेकिन नेहरू रिपोर्ट में प्रोविजन आया कि लैंग्वेज के बेस पे प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाए सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ईजी. फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया. पहली बार 19 फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया इंडिया के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें विमेन को इक्वल राइट्स दिए जाने की बात की गई, यूनियन फॉर्म करने का राइट के लिए बोला गया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई. तो अगर हमसे क्वेश्चन आगे पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और विमेन को इक्वल राइट मिलने की बात कहाँ पर की गई थी, तो इट वाज इन नेहरू रिपोर्ट. उसके बाद सेंटर और प्रोविंसेस में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रोविजन लाने की बात कही गई नेहरू रिपोर्ट में और मुस्लिम्स के सारे कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये भी एक प्रोविजन आया. तो इससे हम जान सकते हैं कि मुस्लिम्स को नेहरू रिपोर्ट ने इग्नोर नहीं किया, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल एंड उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई. उसके बाद ये भी इंक्लूड किया गया कि जो स्टेट है यानी जो भी गवर्नमेंट है, प्रोविजन है, जितने भी रूल स्टेट बनाएगा दैट विल बी डिसोसिएटेड फ्रॉम द रिलीजन, यानी रिलीजन के बेस पे कोई भी रूल नहीं बनेगा, सारे रिलीजन को जो है स्टेट और गवर्नेंस से अलग रखा जाएगा. लेकिन मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बाद भी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल था, जो कंसेप्ट था, उस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई नेहरू रिपोर्ट में और दिसंबर 1927 में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने मिलकर दिल्ली में एक सेशन किया मुस्लिम लीग का और वहाँ पे 4 डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की बात कही गई एंड दैट वाज नोन एज दिल्ली प्रपोजल. तो इसमें 4 डिमांड्स रखी गई. फर्स्ट कि जॉइंट इलेक्टोरेट की जगह पर सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट किया जाए विद रिजर्व्ड सीट फॉर मुस्लिम्स. सेकंड कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी में सिर्फ 1/3 मुस्लिम्स इंक्लूड हों. उसके बाद जो पंजाब और बंगाल के एरियाज थे वहाँ पर मुस्लिम्स को
रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। यानी पंजाब और बंगाल में बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स थे, उनकी मेजॉरिटी थी, तो अगर उनके प्रोपोर्शन से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स विल बी मुस्लिम्स। इसलिए इस डिमांड को इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि ज़्यादातर लीडर्स पंजाब और बंगाल के प्रोविंसेस में मुस्लिम्स हो जाएं। और उसके बाद एक और डिमांड रखी गई, दैट वाज कि 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की फॉर्मेशन की जाए, विच विल बी सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये 4 जो डिमांड्स हैं वो दिल्ली प्रपोजल में रखी गई। लेकिन और जो पार्टीज थी इंडिया में, फॉर एग्जांपल हिंदू महासभा, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया, and they also opposed the proposals for creating new Muslim majority provinces, जिसकी बात दिल्ली प्रपोजल में की गई थी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने फिर हिंदू सभा को कंसेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको भी सेटिस्फाई करने के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट को प्रपोज किया हर जगह जहां पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलेगा, जहां जहां पर वो माइनॉरिटी में है। और एक और प्रोविजन बताया गया विच वाज कि सिंध टू बी डिटैच फ्रॉम बॉम्बे ओनली आफ्टर डोमिनियन स्टेटस वाज ग्रांटेड एंड सब्जेक्ट टू वेटेज टू हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध। तो जो सिंध का एरिया था उसको बॉम्बे से अलग कर दिया जाएगा और जहाँ पर सिंध में जो है हिंदू की माइनॉरिटी होगी। ये नेहरू रिपोर्ट ने कंसेशन दी थी हिंदू महासभा को। लेकिन जो मुस्लिम लीग की डिमांड्स थी जब वो अकोमोडेट नहीं हुई तो मार्च 1929 में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे विच आर नोन एज जिन्नास 14 पॉइंट्स, और उसी के बेस पे मुस्लिम लीग के जितने भी फ्यूचर प्रोपेगेंडा थे दैट वर बेस्ड ऑन दोज 14 पॉइंट्स। सो in conclusion we can say that Muslim League, हिंदू महासभा और सिख कम्युनिस्ट जितने भी थे, they were all unhappy about the नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि उनके जितने भी डिमांड्स थी वो उनको सेटिस्फाई नहीं किया गया नेहरू रिपोर्ट में। और जितने भी यंगर सेक्शन था कांग्रेस का, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, they were also angry, क्योंकि उनको लगता था कि डोमिनियन स्टेटस इज अ स्टेप बैकवर्ड। दे वांटेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया। दैट्स व्हाई दे थॉट कि डोमिनियन स्टेटस इज अ स्टेप बैकवर्ड एंड वी शुड एम फॉर पूर्ण स्वराज इंस्टीड। That's why Jawaharlal Nehru and Subhash Bose rejected the Nehru report and they jointly set up the Independence for India League. And now we will see that what were the difference between the Jinnah's 14 points and Nehru report. तो Jinnah's 14 points में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी गई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट को इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद जिन्ना के 14 पॉइंट्स में ये डिवाइड किया गया, ये प्रपोज किया गया था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं जिस भी स्टेट्स में, उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में इसको भी डिनाई कर दिया गया। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स और नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या कंट्रास्ट प्रोविजंस थे, एंड यू कैन ऑल्सो रीड दीज फ्रॉम द बुक्स। सो नाउ लेट्स वी डू द questions based on the Nehru report. This question came in the prelims of 2011 and the question is, with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was or were the recommended by the Nehru report? तो हमारे पास यहाँ पर 3 statements given है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से statements were recommended by the Nehru report. So first is complete independence for India. Second, joint electorates for reservation of seats for minorities. And third, provision of fundamental rights for the people of India in the constitution. तो अभी हमने देखा कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करने की बात कही गई थी, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज दैट वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट। और उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है जॉइंट इलेक्टोरेट का, तो वी हैव सीन रिसेंटली, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि नेहरू रिपोर्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, साथ में फंडामेंटल राइट्स भी प्रपोज किए गए थे जो कि 19 फंडामेंटल राइट्स थे। तो हेयर वी कैन सी दैट स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दैट्स व्हाई बी इज द आंसर हेयर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This question came in the prelims of 2003 and the question is, the leader of the Bardoli Satyagraha 1928 was. तो 1928 में एक बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, उनका लीडर कौन था? और ऑप्शंस आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई जे पटेल एंड महादेव देसाई। Now let's see what is the answer. Answer is option A, that is Sardar Vallabhbhai Patel was the leader of the Bardoli Satyagraha. सो 1925 में बारदोली जो कि एक तालुका है गुजरात में, दैट सफर्ड फ्रॉम फ्लड्स एंड फेमाइंस।
तो इन दोनों की वजह से वहाँ का जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन था दैट फेल्ड, और उसकी वजह से फार्मर्स हैड टू फेस पॉवर्टी एंड दे हैड टू फेस ग्रेट फाइनेंशियल ट्रबल्स। लेकिन फार्मर्स को हेल्प करने की बजाय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट थी उसने वहाँ के टैक्स रेट को 30% इंक्रीज कर दिया उस साल। और बहुत सारे जो सिविक ग्रुप्स थे और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वहाँ की, उन्होंने पेटिशन भी डाला बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कि टैक्स रेट को कट किया जाए या फिर कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि फ्लड्स एंड फेमाइंस की कैलेमिटीज़ की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन ऑलरेडी डाउन था। लेकिन जो बॉम्बे की गवर्नमेंट थी दे रिफ्यूज टू डू दैट। उसके बाद जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने बॉम्बे के गवर्नर को एक लेटर लिखा टू रिड्यूस द टैक्सेस फॉर द ईयर। इस ईयर में टैक्सेस को कम करने की बात की गई, लेकिन गवर्नर ने इस लेटर को इग्नोर कर दिया और उसके बदले में जो टैक्स कलेक्ट करने की डेट थी वो अनाउंस कर दी। लेकिन जब बॉम्बे की गवर्नमेंट ने नहीं मानी उनकी डिमांड्स वल्लभ भाई पटेल की, तो पटेल ने फिर सारे फार्मर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि जो बारदोली की तालुका है वो पूरे टैक्स देने से उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, दे विल रिफ्यूज़ टू पेमेंट ऑफ देयर टैक्सेस। अब हमारे पास यहाँ पर एक कीवर्ड है दैट इज़ तालुका। तो तालुका वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट फॉर टैक्सेशन पर्पस। तो टैक्सेशन पर्पस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया था प्रिंसली स्टेट्स को, तो उनमें से एक तालुका थी बारदोली। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछती है जिसमें वो कीवर्ड का मतलब पूछ लेती है कि तालुका का यहाँ पर क्या मतलब है। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं वो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं। तो जब फार्मर्स ने पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, तो धीरे धीरे फिर बॉम्बे की गवर्नमेंट को भी उनके एग्रीमेंट को मानना पड़ा, उनकी डिमांड पर मानना पड़ा। तो 1928 में फिर गवर्नमेंट ने उनके जितने भी लैंड्स को कॉन्फिस्केट किया था टैक्स ना देने की वजह से, उनको रिस्टोर कर दिया और रेवेन्यू पेमेंट को भी कैंसिल कर दिया, और साथ में 30% रेज की जो बात थी टैक्स को इंक्रीज करने की, उसको भी नेक्स्ट ईयर तक कैंसिल कर दिया। सो दिस वॉज द बारदोली सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह के टाइम पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला, जो कि बारदोली की विमेन ने उनको दिया था। एंड गुजराती में सरदार का मतलब होता है चीफ और लीडर। सो वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ दैट सत्याग्रह, दैट्स वाई ही वॉज बेस्टोड विद दिस टाइटल। और इस ही बारदोली सत्याग्रह के बाद जो सरदार पटेल थे, ही बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन लीडर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। So this was all about Bardoli Satyagraha, and here we can see the picture of Vallabh Bhai Patel and Gandhi ji during this Satyagraha. Now let's move to our next question. So now we will discuss the civil disobedience movement, which is a very important event from the point of view of your exam. So पहले हम देखेंगे कि why civil disobedience movement happened. उस टाइम पर कंट्री में क्या बैकग्राउंड था, क्या सिचुएशंस थी जिसकी वजह से इस मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा। तो अभी तक वी हैव रेड अबाउट नेहरू रिपोर्ट, और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे और मेंबर्स थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द नेहरू रिपोर्ट। इसलिए दिसंबर 1928 में एक कैलकटा सेशन किया गया कांग्रेस का, जहां पर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अगर गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस के बेस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया है, जो उन्होंने डिमांड रखी है, अगर उसको ईयर एंड तक एक्सेप्ट नहीं करती है, देन कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू अटेन इट्स गोल। उसके बाद 1929 में गांधी जी ने लोगों को डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया, और वहाँ के लोगों की जितनी भी रीजनल ग्रीवेंसेस थी उनको एड्रेस किया गया। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया बारदोली एजिटेशन, बारदोली सत्याग्रह के बारे में, तो वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम थी टैक्स की, उसको सॉल्व किया गया। ऐसे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में जो लोगों की प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करके उनको नेक्स्ट रेवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर किया गया। साथ में बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हुई थी उस टाइम पर, जैसे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब एक्सप्लोजन भी किया गया बाय भगत सिंह एंड बीके दत्त। सो दिस वॉज द सर्कमस्टेंस ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। लेकिन अक्टूबर 31, 1929 को वाइसरॉय जो इरविन थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी मॉन्टेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, दे वर ऑल फॉर द इंडियाज प्रोग्रेस इन द अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो उन्होंने बोला कि 1919 के एक्ट में हमने जितने भी प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं, दैट इज एडवांटेजेस फॉर इंडिया ओनली। एंड उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए एक, जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, क्योंकि ऑल द पीपल वर अपोजिंग दी
प्रोविजंस इन द साइमन कमीशन, तो उन्होंने बोला कि इसकी रिपोर्ट आ जाने दो, देन वी विल हेल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें सब अपने जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स थे उन्होंने नवंबर में एक दिल्ली मैनिफेस्टो इशू किया और जिसमें 3 डिमांड्स को रखा गया। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये 3 डिमांड्स को मानेंगे तभी वी विल पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो वो 3 डिमांड्स थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी स्कीम फॉर्मुलेट की जाएगी दैट विल बी इन कंटेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस। दूसरा कि जो भी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होगी वो कांग्रेस की होगी, और साथ में एमनेस्टी और जनरल पॉलिसी ऑफ कंसिलेशन को इम्पोज किया जाए। यानी एमनेस्टी यानी जितने भी पॉलिटिकल क्राइम्स रिलेटेड जो भी लोग थे जेल्स में एंड जिन पर भी केस था उनको सबको पार्डन कर दिया जाए, एंड ब्रिटिशर्स शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। तो ये 3 डिमांड्स को दिल्ली मैनिफेस्टो में रखा गया, लेकिन इन सारी डिमांड्स को वाइसरॉय इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब वाइसरॉय इरविन ने दिल्ली मैनिफेस्टो की सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया, देन दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर सेशन बुलाया गया और वहाँ उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ पर पूर्ण स्वराज के कंसेप्ट को बढ़ावा दिया गया। यानी इससे पहले जितने भी लीडर्स थे दे वर ऑल आस्किंग अबाउट द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, लेकिन इस सेशन में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल था वो कब डिसाइड किया गया। तो इट वाज इन दिसंबर 1929 इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। और इस सेशन में 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए विच वर कि जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं दैट हैज़ टू बी बॉयकॉटेड। साथ में जो कांग्रेस का एम है वो डिक्लेयर कर दिया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इससे पहले कांग्रेस का एम था डोमिनियन स्टेटस, बट इस सेशन के बाद कांग्रेस का एम वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथोराइज कर दिया गया टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स और साथ में जितने भी मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव्स में उनको भी रिजाइन करने के लिए बोला गया। साथ में जनवरी 26, 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस की तरफ फिक्स किया गया एंड दैट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। सो दीज मेजर 4 डिसीजंस वर टेकन इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। और इन्हीं मैंडेट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स को प्रेजेंट किया और एक अल्टीमेटम दिया जनवरी 31, 1930 का, यानी इस डेट तक इधर एक्सेप्ट दीज 11 डिमांड्स और रिजेक्ट दीज। So now we will see that what were those 11 demands. So first was reduce expenditure on army and civil services by 50%, क्योंकि आर्मी और सिविल सर्विसेज जो थी उन पे जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा था वो इंडिया के रेवेन्यू से हो रहा था, यानी इंडियंस हैड टू पे फॉर द सैलरीज एंड ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज। तो उसको 50% तक रिड्यूस करने की बात कही गई। टोटल प्रोहिबिशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाए जाएं, आर्म्स एक्ट को चेंज किया जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए और पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये जो 6 डिमांड्स थी दीज वर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये जनरल इंटरेस्ट की ये 6 डिमांड थी। उसके बाद रुपी स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज है दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, टेक्सटाइल प्रोडक्ट प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाए और कोस्टल शिपिंग जो है वो इंडियंस के लिए भी रिजर्व कर दी जाए। यानी अभी तक जो कोस्टल शिपिंग थी दैट वाज रिजर्व फॉर ब्रिटिशर्स ओनली, लेकिन इसमें डिमांड रखी गई कि दैट हैज़ टू बी रिजर्व फॉर इंडियंस ऑल्सो। तो ये जो 3 डिमांड्स हैं ये बुर्जुआ क्लास के लिए रखी गई, मिडिल क्लास और जो बिजनेस क्लास थी उनके लिए इन 3 डिमांड्स को रखा गया ताकि दे कैन ऑल्सो थ्राइव इन दी ब्रिटिश इंडिया एट दैट टाइम। उसके बाद जो पीजेंट्स थे उनके लिए भी 2 डिमांड्स रखी गई कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको 50% तक रिड्यूस कर दिया जाए और सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करके सॉल्ट मोनोपोली, जो सॉल्ट की जो मोनोपोली थी गवर्नमेंट की उसको भी अबॉलिश कर दिया जाए। तो ये 2 डिमांड्स रखी गई पीजेंट्स के लिए। तो हम देख सकते हैं कि गांधी जी की जो 11 डिमांड्स थी इसमें हर क्लास के जो प्रॉब्लम्स थी उनको ध्यान में रख के डिमांड की गई ये सारी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला गांधी जी को। दैट्स वाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी डिसाइडेड दैट ही विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ।
तो सॉल्ट लॉ ये था कि ओनली ब्रिटिशर्स कुड प्रोड्यूस द सॉल्ट, इंडियंस कुडंट डू दैट। तो गांधी जी ने सोचा कि लेट्स ब्रेक द सॉल्ट लॉ टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई गांधी जी डिसाइडेड विथ सॉल्ट। तो इसके दो रीजंस थे। फर्स्ट तो ये था कि जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, जो स्वराज का कंसेप्ट है, वो रूरल पुअर से अटैच किया जा सके, यानी जितने भी रूरल पुअर्स थे दे वांटेड टू प्रोड्यूस द साल्ट फॉर देयर कंजप्शन एज वेल एज फॉर बिजनेस, तो उनसे कनेक्ट किया जा सके। और साथ में जो सॉल्ट है वो एक सबसे ज़्यादा बेसिक आइटम है, एवरीबडी यूजेस दैट। तो एक मास सफरिंग को सिंबलाइज करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी देने के लिए सॉल्ट को चुना गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 मेंबर्स के साथ एक दांडी मार्च शुरू किया, जो कि अहमदाबाद से स्टार्ट किया उन्होंने, साबरमती आश्रम से। एंड दैट गांधी जी ट्रेवल्ड थ्रू आउट द अहमदाबाद थ्रू द विलेजेस ऑफ गुजरात टू द कोस्ट एट दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो मार्च 12 को दांडी मार्च शुरू किया गया और अप्रैल 6 को गांधी जी रीच द कोस्ट ऑफ दांडी एंड वहां पर उन्होंने सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए ये प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया, विच वर कि सिविल डिसोबीडियंस ऑफ द सॉल्ट लॉ शुड बी स्टार्टेड जहां भी पॉसिबल हो सके। साथ में फॉरेन लिकर और क्लोज शॉप्स को पिकेट किया जाना चाहिए। टैक्सेस को पे करने के लिए रिफ्यूज कर दिया जाना चाहिए। जितने भी लॉयर्स हैं दे कैन गिव अप देयर प्रैक्टिस। साथ में जितने भी पब्लिक है दे कैन बॉयकॉट लॉ कोर्ट्स बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम लिटिगेशन। साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। तो इस मूवमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्प्रेड करने के लिए इस तरीके के प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया। तो हम देखेंगे कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था दैट स्प्रेड होल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। जैसे तमिलनाडु में जो राजगोपालाचारी थे, दे लेड अ मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदरनियम, जो कि एक स्मॉल कोस्टल टाउन है तंजौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इन्होंने भी इस जगह पर मार्च शुरू किया सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए। मालाबार में के कलप्पन ने भी मार्च शुरू किया, जो कि कैलीकट से पोयन्नूर तक था। असम में सत्याग्रहीज वॉक फ्रॉम सिलहेट टू नोखाली टू मेक सॉल्ट। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए इस तरीके के और भी इवेंट्स हुए थे इंडिया में, जगह जगह पर, हर एक रीजन में। तो आपको ध्यान में देना है कि तमिलनाडु में जैसे सी राजगोपालाचारी ने स्टार्ट किया मार्च, मालाबार में के कलप्पन ने, असम में और भी सत्याग्रहीज ने। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो रिमेंबर दिस थिंग। And now we will see कि what was the impact of all these spread of movement and the civil disobedience। तो जितने भी foreign cloth थे उनकी जो import की डिमांड थी that fell, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा इनकम में लॉस हुआ, क्योंकि जो लिकर शॉप्स थी और जो भी इंपोर्ट थे फॉरेन क्लॉथ के दैट फेल, जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी में भी उनको लॉस हुआ और टैक्सेस पे करने से लोगों ने मना कर दिया था, तो उनको लैंड रेवेन्यू में भी लॉस हुआ। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट सफर्ड अ लॉस इन लिकर, एक्साइज एंड लैंड रेवेन्यू इनकम। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट किया गया। तो दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड नाउ वी विल सी कि कौन कौन सी क्लासेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत आते हैं। तो विमेन ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। दे पिकेटेड लिकर शॉप्स, ओपियम डेंस एंड शॉप्स जिनमें भी फॉरेन क्लोथ सेल किए जा रहे थे। साथ में स्टूडेंट्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया मूवमेंट में। मर्चेंट और जो पैटी ट्रेडर्स थे दे वर ऑल्सो एक्टिव इन इम्प्लीमेंटिंग द बॉयकॉट। उन्होंने भी बॉयकॉट को बहुत ही एक्टिव होकर फॉलो किया। साथ में जो ट्राइबल्स थे दे वर एक्टिव इन दीज रीजन्स, सेंट्रल प्रोविंसेस, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जितने भी वर्कर्स थे उनका जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ही लिमिटेड था। ये आपको ध्यान देना है कि जो भी वर्कर्स थे दे वर नॉट एक्टिव इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि उनको लगता था कि जो कांग्रेस है दैट हैज केम क्लोजर टू इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे वर ऑल ऑपोजिट टू वर्कर्स। वर्कर्स की कोई भी डिमांड को वो नहीं मानते थे। तो वर्कर्स को लगता था कि कांग्रेस हैज केम क्लोजर टू इंडस्ट्रियलिस्ट, इसलिए वर्कर्स अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए इस मूवमेंट से। दैट्स वाई देयर पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड। साथ में पीजेंट्स जो थे वो इन एरियाज में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। दोज वर यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड गुजरात। लेकिन जो मुस्लिम्स थे
उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था और वी कैन से नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत ही कम एरियाज थे जहाँ पर मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। एंड दोज एरियाज वर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, लखनऊ एक्सेट्रा। तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम्स थे, सिर्फ उन्हीं एरियाज में थोड़े से मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अदरवाइज मुस्लिम्स डिडंट पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस मूवमेंट। सो दैट्स हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड इन होल इंडिया। और इसको रिप्रेस करने के लिए फिर ब्रिटिशर्स ने मेजर्स लेने स्टार्ट किए। तो जितने भी मेन नेशनल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जैसे नेहरू को अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 को फॉर डिफाइंस ऑफ द सॉल्ट लॉ। उसके बाद गांधी जी ने जब रेड अनाउंस की ऑन धरसाना सॉल्ट वर्क्स, तो गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया ऑन May 4, 1930। और भी बहुत टाइप की अपसर्ज एंड रिवोल्ट्स हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर। जैसे चिट्टागोंग आर्मरी रेड हुई थी जो कि चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। उसके बाद पेशावर में खान बहादुर खान ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। और गांधी जी की अरेस्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा फियर्सेस्ट रिस्पॉन्स जो मिला वो शोलापुर से मिला। वहाँ पर टेक्सटाइल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। उसके बाद धरसाना में जो रेड होनी थी जिसके लिए गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, उस काम को कंप्लीट किया सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल ने। तो इस टाइप के बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के टाइम पर। एंड दिस मूवमेंट स्प्रेड इन होल कंट्री। तो इसको रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत सारे मेजर्स लिए, बट दे वर अनसक्सेसफुल। तो लास्ट में फिर वाइस रॉय इरविन ने ये प्रपोज किया कि वी शुड हैव अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर फिर डिस्कस करेंगे कि नेशनलिस्ट लीडर्स की क्या डिमांड है, ब्रिटिशर्स की क्या डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंग वी विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। तो गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ डिमांड्स रखी। एंड दोज वर कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हु आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, उनको इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाए। जितने भी फाइन्स अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए उनको माफ़ कर दिया जाए। जितने भी लैंड्स हैं जो थर्ड पार्टी को नहीं अभी सेल किए गए उनको रिटर्न कर दिया जाए। और कोस्टल विलेजेस में सॉल्ट को बनाने का राइट मिलना चाहिए इंडियंस को भी फॉर पर्सनल कंजम्पशन। साथ में नॉन अग्रेसिव और पीसफुल पिकेटिंग का भी राइट मिलना चाहिए इंडियंस को। और जितने भी एमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर, उन सबको विड्रॉ कर लिया जाए। तो इस टाइप की बहुत सारी डिमांड जो है वो गांधी जी ने प्रेजेंट की थी। लेकिन इन सारी डिमांड्स को मान लिया गया। सिर्फ दो डिमांड्स थी जो गांधी जी की नहीं मानी गई। फर्स्ट थी पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। तो यानी पुलिस एक्सेसेस के केस जितने भी थे वहाँ पर पब्लिक इंक्वायरी को मना करने के लिए गांधी जी ने बोला था, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और गांधी जी ने ये प्रेजेंट किया था कि भगत सिंह और उनके जितने भी कॉमरेड्स थे, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, उनका डेथ सेंटेंस को चेंज करके लाइफ सेंटेंस कर दिया जाए। लेकिन इस डिमांड को भी वाइसरॉय इरविन ने नहीं माना। और भगत सिंह को फिर जो बॉम्ब एक्सप्लोजन का केस था उस केस में उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो और जो सारी डिमांड्स मान ली थी वाइसरॉय इरविन ने, उस बिहाफ पर कांग्रेस अग्री टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दैट्स हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंडेड। और फिर गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। And now we will see the questions that came in the previous years based on this topic. So this question came in the prelims of 2015 and the question is, who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? तो तंजौर कोस्ट पे इनमें से कौन से लीडर ने मार्च किया था टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? आर ऑप्शंस आर वी.ए. चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, थर्ड के कामराज एंड फोर्थ इज एनी बेसेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट में जो सी राजगोपालाचारी थे, दे लेड अ मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्यम। सो दैट्स व्हाई बी इज द आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
This question came in the prelims of 1995 and the question is, in 1930 महात्मा गांधी started civil disobedience movement from. तो इसमें पूछा गया है कि civil disobedience movement को कहाँ से start किया गया. Our options are सेवाग्राम, डांडी, साबरमती एंड वर्धा. तो अभी हमने देखा कि गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से. इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती. So that's why civil disobedience movement started from Sabarmati Ashram. That's why C is the answer here. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2009 and the question is, which one of the following began with the Dandi March? Our options are Home Rule Movement, Non-Cooperation Movement, Civil Disobedience Movement और Quit India Movement. तो अभी हमने देखा कि Civil Disobedience Movement को डांडी मार्च से स्टार्ट किया गया था जहाँ पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था. So that's why C is the answer here. Now let's move to our next question. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2002 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें बताना है कि ये दो स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट है असर्शन स्टेटमेंट, जिसमें ये बोला गया है कि जो लेबर पार्टिसिपेशन था इंडियन नेशनलिस्ट अपसर्ज में जो कि 1930s में हुई थी वो बहुत ज़्यादा वीक था. यानी इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की गई है. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लेबर पार्टिसिपेशन वीक था, ये स्टेटमेंट है. और इसका रीज़न दिया गया है कि जो लेबर लीडर्स थे उनको लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो बुर्जुआ और रिएक्शनरी है, यानी वो जो बिजनेस मिडिल क्लास है उनसे रिलेटेड है और वो लेबर से कनेक्ट नहीं करती है. तो अभी हमने देखा कि जितने भी लेबर्स थे दे डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्योंकि उनको लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ came closer with the industrialist or bourgeois class. That's why they did not participated in the civil disobedience movement. So these two statements are correct and this reason is correct for this statement. That's why A is the answer here, which says both A and R are true and R is the correct explanation of A. So A is the answer. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2002 and the question is, during the Indian freedom struggle the Khudai Khidmatgars also known as red shirts called for. तो जो खुदाई खिदमतगार्स थे उनको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था. तो उनके कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट इज द यूनियन ऑफ पख्तून ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट विद द अफगानिस्तान. Second, the adoption of terrorist tactics and methods for terrorizing and finalizing ousting the colonial rulers. Third, the adoption of communist revolution ideology for political and social reform. And fourth is the Pathan regional nationalist unity and a struggle against colonialism. Now let's see what is the answer. Answer is option D, that is the Pathan regional nationalist unity and a struggle against colonialism. तो जो भी खुदाई खिदमतगार्स थे वो नेशनलिस्ट यूनिटी के लिए फाइट करते थे and they also struggled against the colonialism. And now let's know more about the खुदाई खिदमतगार्स. So 1929 में खुदाई खिदमतगार्स मूवमेंट स्टार्ट किया गया which means servants of God and this movement was started by Khan Abdul Ghaffar Khan and who was also known as बादशाह खान. तो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए स्टार्ट किया गया था इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. तो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, इसीलिए जो बादशाह खान थे, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना गया क्योंकि ही कलेक्टेड अ फर्स्ट नॉन वायलेंट आर्मी ऑफ 1 लाख पठान्स. तो ये एक 1 लाख पठान्स की आर्मी थी who used to non-violently oppose the Britishers and they also used the idea of civil resistance to challenge British rule. और इस मूवमेंट के मेंबर्स को रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज ऑफ द रेड यूनिफॉर्म्स दे वोर. तो ये हम पिक्चर में भी देख सकते हैं. दिस वॉज द यूनिफॉर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस मूवमेंट. तो शुरू में इस मूवमेंट को विलेज प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन बाद में इट बिकेम सो ब्रॉडर एंड फेमस दैट इट पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट टू, दैट इज इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंस्पायर्ड थे और जो गांधी
की महात्मा गांधी की जो लीडरशिप थी उन सारे प्रिंसिपल्स से दिस मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड एंड दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट ब्लॉसम्ड इन द 1930 ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. So this was all about the Khudai Khidmatgars, and here we have the picture of Badshah Khan, that is the Khan Abdul Ghaffar Khan. And now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2001, and the question is who among the following organized the famous Chittagong Armory raid. तो अभी हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी डिस्कस किया था कि एक चिट्टागोंग आर्मरी रेड हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज दैट रेड? Our options are Lakshmi Sehgal, Surya Sen, Batukeshwar Dutt and J.M. Sen Gupta. Now let's see what is the answer. Answer is option B, that is Surya Sen organized this raid. And now let's know more about this event. So Chittagong Armory raid, which is also known as Chittagong Uprising, and that happened in the Bengal Presidency. और बंगाल प्रेसिडेंसी का एक एरिया था चिट्टागोंग जो कि अभी प्रेजेंटली बांग्लादेश में है. वहाँ पर ये वाला इवेंट अकर हुआ था ऑन 18th April 1930 एंड इट हैपेंड टू रेड द आर्मरी ऑफ पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस फ्रॉम द चिट्टागोंग आर्मरी. और इस रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स थे दे वर ऑल favored the armed uprisings as a means to achieve India's independence from British colonial rule. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए जो भी मेंबर्स जो थे वो रेवोल्यूशन का जो सपोर्ट करते थे, दोज वर ऑल पार्ट ऑफ दिस रेड एंड दे वर लेड बाय द सूर्य सेन. हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ हिम. और इस रेड में बहुत सारी फीमेल जो रेवोल्यूशनरीज थी उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था, जैसे कल्पना दत्त और भी हैं बहुत सारी. तो इस जो आर्मरी रेड में सूर्य सेन ने ये डिसाइड किया कि दे विल कैप्चर द 2 मेन आर्मरीज इन चिट्टागोंग. दे विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन ऑफिस, जिससे पूरा कम्युनिकेशन जो है वो चिट्टागोंग से वो कट हो जाए. साथ में जितने भी यूरोपियन क्लब के मेंबर्स हैं उनको हॉस्टेज बना लिया जाएगा, जिसमें मेजॉरिटी में गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स थे. फायर आर्म रिटेलर्स जो थे दे हैड टू बी रेडेड, और रेल और कम्युनिकेशन लाइंस जो भी थी दैट हैज टू बी कट इन ऑर्डर टू सीवर द चिट्टागोंग फ्रॉम कैलकाटा. एंड इम्पीरियल बैंक जो था चिट्टागोंग का दैट हैज टू बी लूटेड टू गैदर मनी फॉर फर्दर अपराइजिंग्स एंड वेरियस जेल्ड रेवोल्यूशनरीज वुड बी फ्रीड. तो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे जो जेल में थे उनको फ्री करने के लिए और आगे की अपराइजिंग के लिए मनी इकट्ठा करने के लिए इम्पीरियल बैंक को भी लूटने के प्लान बनाए गए. तो ये सारे प्लान जो हैं ये चिट्टागोंग आर्मरी रेड में बनाए गए थे, but these were all unsuccessful, and that's how Surya Sen and many of his friends or members were arrested. और बहुत सारे members ने सुसाइड भी कर लिया था to evade the British punishment. और आप चिट्टागोंग आर्मरी रेड के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो देयर इज अ मूवी कॉल्ड खेले हम जी जान से. यू कैन सी दैट्स अ वेरी गुड मूवी एंड दैट एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी वेरी वेल. So guys, this was all about this video. In this video we have discussed from Nehru report to Chittagong armory raid, that is from 1928 to 1930 के जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में. तो इसको आप ढंग से रिवाइज कर लीजिए बार बार, और इसके बाद के जो भी इवेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड लक फॉर योर स्टडीज. बाय बाय.